राजकिशोरी देवी शिक्षण प्रशिक्षण सेवा संस्थान बभनौली गढ़वाल बलिया। आज हम इस कक्षा में आपका पेपर नंबर 4 की चर्चा करेंगे। यह पेपर नंबर 4 जो है कॉमन पेपर है। ये आपके HI, IDD और VI तीनों में यह काम करेगा। तीनों कोर्स के लिए यही पेपर, यही सब्जेक्ट और यही पाठ्य सामग्री रहेगी। तो हम जो है आज के क्लास में चर्चा करेंगे अधिगम, परिपक्वता, वक्र एवं पठार। यानी अधिगम परिपक्वता क्या है, वक्र क्या है और पठार क्या है, इसी पर चर्चा करेंगे। और इसके पश्चात हम इसके अंत में परीक्षा से संबंधित कुछ प्रश्न हैं, बहुविकल्पी टाइप का प्रश्न है, उसको भी समाधान करने का प्रयास करेंगे, उसको भी जानने का प्रयास करेंगे। तो हम शुरू करते हैं अधिगम परिपक्वता। तो अधिगम की प्रक्रिया को निरंतर चलाने वाली प्रक्रिया माना गया है। व्यक्ति के व्यक्तित्व का या किसी प्रकार का विकास अधिगम द्वारा ही संभव है तथा इस विकास का आधार परिपक्वता को ही माना जाता है। भारतीय वाङ्मय, वैदिक साहित्य एवं पुराण साहित्य, धर्मशास्त्र आदि में परिपक्वता के बाद ही शिक्षा की व्यवस्था का समायोजन हो, ऐसा इसका उल्लेख है। जैसे हमारे यहाँ कई प्रकार के संस्कार होते हैं, जैसे मुंडन संस्कार है, पाणी ग्रहण संस्कार है। तो वैसे ही एक विद्यारंभ संस्कार भी होता है। और विद्यारंभ संस्कार का मतलब कि भी पढ़ाई कब से शुरू करें। तो यानी विद्यारंभ संस्कार जो है करीब 5 से 6 वर्ष की आयु में अगर शुरू की जाए तो उसको करने से ही परिपक्वता प्राप्त होने पर ही शिक्षण व्यवस्था की जाती थी। उपनयन संस्कार 6 से 8 वर्ष की आयु के अंतराल में किया जाता था और इसके बाद शिक्षण क्रम प्रारंभ होता था। सोचिए 5 से 6 वर्ष, इस अवस्था में हम अधिगम के लिए बच्चे को प्रेरित करेंगे तो वह उसके लिए परिपक्वता लाएगी। असली परिपक्वता जो है 6 से 8 वर्ष के अंतराल पर ही होता है। लेकिन आज ठीक विपरीत हो गया है। 3 से 4 वर्ष की अवस्था में बच्चे को स्कूल भेज दे रहे हैं लोग और कह रहे हैं कि प्ले स्कूल है, यही है। इससे बच्चे की अधिगम की परिपक्वता नहीं आ पा रही है। और देखिए, जब तक परिपक्वता नहीं होगी तब तक आपको कोई चीज ग्राह्य नहीं होगी। वही होता है कि बच्चा तो आज साल भर से हमारा पढ़ने जा रहा है, इसको कुछ नहीं आता है। कहां से आएगा? जब उसकी परिपक्वता नहीं होगी उसको नहीं आएगा। तो परिपक्वता का अर्थ यह है, बीगी एवं ईट उन्होंने बताया कि परिपक्वन एक विकासात्मक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत एक व्यक्ति समय के साथ साथ उन सभी विशेषताओं और गुणों को ग्रहण करता है जिनकी नींव उनके गर्भ में आने के समय ही उसकी कोशिकाओं में रखी जा चुकी है। परिपक्वन एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। इसका संबंध बाह्य उद्दीपनों से नहीं माना जा सकता है। यह तो आंतरिक शक्तियों का विकास है। बाह्य शक्ति का सहयोग अवश्य ही लिया जा सकता है। श्री सीताराम जायसवाल ने बताया कि परिपक्वन व्यक्ति में वह क्षमता या पुष्टि है जो विकास के
एक आंतरिक और स्वाभाविक पक्ष की ओर संकेत करती है, या दूसरे शब्दों में परिपक्वन व्यक्ति की वह तैयारी है जिससे उसकी ग्रहणशीलता या ग्राहकता में वृद्धि संभव हो पाती है। परिपक्वन शरीर शारीरिक एवं मानसिक दो ही दशाओं में संभव हो पाती है। ये शारीरिक और मानसिक परिपक्वता ये क्या है? तो डॉक्टर शालिग्राम त्रिपाठी का प्रयोग जो था वो उन्होंने 60 सप्ताह के बच्चों पर यह प्रयोग अपनी जन्मभूमि देवरा कला कटनी जब्बलपुर में सन 2003 में किया। एक समारोह में पड़ोस के दो बच्चों को उनके माता पिता, भाई छोटे बच्चों के साथ लिया तथा पूर्व दिशा के तालाब में स्थित हनुमान मंदिर गए। दोनों बच्चों से रास्ते में चॉकलेट खिलाकर दोस्ती की तथा मंदिर के पास सीढ़ियों में उनके साथ खेलने लगे तथा उनके साथ जो अन्य बच्चे थे उनसे कहा कि सभी बच्चे हनुमान जी का दर्शन बंदर बनकर सीढ़ी चढ़कर करेंगे, बाद में सभी को बिस्कुट दिए जाएंगे। और सभी ने ऐसा किया। उनके व्यवहार एवं क्रिया को देख करके वह दोनों बच्चे भी क्या हो गए? बंदर बनकर के चढ़ने लगे। और यह प्रयोग 60 सप्ताह के बच्चों पर किया जो सफल रहा। 60 सप्ताह का मतलब 420 दिन, 420 365 दिन का एक वर्ष, तो 420 दिन का लगभग 14 माह, यानी 14 माह के जो बच्चे हैं उन बच्चों को पर डॉक्टर शालिग्राम त्रिपाठी ने प्रयोग किया था। देखिए बच्चे जो है बड़ा ही सुहृद हृदय के होते हैं और उन्होंने सबसे पहले बच्चों को चॉकलेट दिया। चॉकलेट देने के बाद से चॉकलेट दिए, उससे बच्चे प्रसन्न हो गए, दोस्ती किए और दोस्ती करने के बाद मंदिर पर गए। मंदिर पर जा करके उन्होंने कहा कि भाई बच्चों देखो, सब लोग बंदर बन करके हनुमान जी के मंदिर में सीढ़ी पर चढ़ेंगे और उसके बाद वहां से आएंगे तो बिस्कुट दिया जाएगा। तो इस लालच में बच्चों ने ऐसा किया और जब बच्चों ने ऐसा किया तो वो जो साथ में दोनों बच्चों को लिए थे उनको भी प्रेरित किए और वो भी ऐसा करने लगे। तो परिपक्वता के कारक क्या हैं? तो परिपक्वता का सबसे पहला कारक जो है वो है अधिग्रहण। अधिग्रहण के माध्यम से ही अधिगम की प्रकृति, स्वरूप, संरचना, परिभाषा इत्यादि को व्यवस्थित किया जाता है। व्यवहार को संशोधित करने में इसका विशेष योगदान है। दूसरा है अधिगामक। अधिग्रहण के माध्यम से ही अधिगम के लिए तत्पर होते हैं। तीसरा है सशक्त प्रत्यास्मरण, यानी सशक्त प्रत्यास्मरण के माध्यम से यह स्पष्ट होता है कि अधिगम किस अवस्था तक सफल हो रहा है। माने प्रत्यास्मरण माने बार बार उसको यादाश्त, तो यह किस उम्र पर किस अवस्था तक के बच्चों पर यह सफल हो सका। तो ये तीनों ही कारक जो है बालक की योग्यता एवं क्षमता के अनुसार कार्य करते हैं और अधिगम की कुशलता के लिए शारीरिक एवं मानसिक दोनों ही प्रकार से परिपक्वता आवश्यक है। और इस पर डेनिस ने परीक्षण किया। डेनिस का परीक्षण क्या किया कि उन्होंने दो जुड़वा बच्चों पर प्रयोग किया। एक बालिका को 36 सप्ताह की आयु क्रम से ही सीढ़ियों पर चढ़ाने का अभ्यास कराया, यानी जब वह 36 सप्ताह की बच्ची थी तब से उसको सीढ़ी पर चढ़ाने का वो अभ्यास कराया। और दूसरी लड़की को 59 सप्ताह, लगभग 2 गुना से थोड़ा सा कम, तो अब उसको जो है बिना किसी अभ्यास को चढ़ाया। दोनों में ही सीढ़ियों पर चढ़ने में क्या थी? समानता। और इस प्रयोग से यह तथ्य स्पष्ट हुआ कि शारीरिक परिपक्वता के साथ ही मानसिक परिपक्वता भी आवश्यक है और परिपक्वता के अभाव में जो भी शिक्षण दिया जाएगा वह प्रभावशाली नहीं होगा।
जैसे देखिए उन्होंने दो जुड़वा बच्चों पर प्रयोग किया। एक बच्चे को जो है 36 सप्ताह की स्थिति से ही सीढ़ियों पर चढ़ाने के लिए उन्होंने सिखाया, जबकि दूसरे को 59 सप्ताह के बाद सीढ़ियों पर चढ़ने के लिए कहा। सिखाया नहीं, कहा। तो दोनों ही बच्चे क्या हो गए, सीढ़ी पर चढ़ गए। यानी दोनों की सेम मानसिक परिपक्वता आई। यानी ज्यों ज्यों उम्र बढ़ेगा बिना सिखाए भी कुछ ज्ञान आ सकता है। तो परिपक्वता के 3 कारक हैं, ये अधिग्रहण, अधिगामक और सशक्त प्रत्यास्मरण। अब जो है परिपक्वता के लिए शिक्षण, ट्रेनिंग ऑफ मैच्योरिटी। तो परिपक्वता के लिए शिक्षण क्या है, तो इस संबंध, परिपक्वता का संबंध जो है अधिगम के पूर्व एवं पश्चात दोनों से है। पूर्व में बालक परिपक्वता आधार पर सीखता है और सीखने के पश्चात जो परिपक्वता प्राप्त होती है उसे बाद में उपयोग करता है। परिपक्वता अध्यापक के व्यवहार, गुण इत्यादि को विकसित करती है। तो यह विकास के लिए, परिपक्वता के विकास के लिए कुछ तत्वों की आवश्यकता होती है। जैसे पहला तत्व यह है वांछित आत्मधारण। बालक का जिस क्रम में से शारीरिक विकास होता है ठीक उसी प्रकार से आत्म प्रत्यय, आत्मधारणा एवं आत्मबोध का भी क्रमशः विकास होता है। यानी बालक जब है, ज्यों ज्यों उसका शारीरिक विकास होगा, ज्यों ज्यों बड़ा होगा, उसको जो है अपना आत्मबोध या आत्मधारणा क्या होती है, विकास होता है। और इनके द्वारा बालक की शिक्षण प्रक्रिया का ज्ञान होता है। आत्मधारणा विकासात्मक कार्य पर निर्भर रहता है। दूसरा है बालक की क्षमता का विकास एवं प्रयोग। बालक में जिस प्रकार की क्षमता हो उसी प्रकार से शिक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। ये नहीं कि बालक का उम्र छोटा है, कम उम्र का बालक है और उसको बड़े उम्र के बच्चों की तरह पढ़ाया जाए तो वह नहीं सीख पाएगा। बालक को आकृति, अभ्यास, क्रिया, प्रयोग द्वारा शिक्षा देना उचित होगा। तीसरा है यथार्थ का मुकाबिला। श्री सुरेश भटनागर ने बताया कि परिपक्वता की आवश्यकता है संवेगात्मक अवरोध तथा मानसिक संघर्ष से रहित होकर यथार्थ जागृत का मुकाबला करने की क्षमता होना चाहिए। चौथी बात है सृजनात्मक सहयोग। सृजनात्मक सहयोग एवं समायोजन को परिपक्वता की मूल आवश्यकता माना जाता है और समाज में विविध रूप से कार्य करने के लिए, समाज को विकसित करने के लिए सृजनात्मक सहयोग की महती आवश्यकता है। अगला 5वां है दूसरों के लिए। परिपक्वता का संबंध समाज के अन्य लोगों के साथ भी होता है। इस प्रक्रिया द्वारा सामाजिक संबंधों को विकसित किया जा सकता है। समाज में ही प्रेम, घृणा, द्वेष, सहयोग आदि भावनाओं एवं संवेगों का विकास होता है। इसलिए परिपक्वता जो है दूसरों के लिए भी आवश्यक है। यदि व्यवहार के किसी पक्ष का विकास क्रम की वृद्धि के साथ ही साथ अभ्यास एवं प्रशिक्षण के अभाव में कार्य सामान्य रूप से पूर्ण होता है तो इसे परिपक्वन की क्रिया के साथ जोड़ा जा सकता है। पक्षियों की उड़ान, खरगोश के बच्चे का कूदना फांदना एकदम परिपक्वता की ही पहचान है। परंतु मानव के संबंध में अधिगम या परिपक्वन माना जाना असमंजसपूर्ण तथ्य है। अध्यापक, अभिभावक, माता पिता को बालक के परिपक्वन
के निमित्त सचेत रहना चाहिए तथा यह ध्यान देना चाहिए कि परिपक्वन एवं अधिगम साथ साथ चलते हैं या नहीं। तो ये आपका जो है अधिगम परिपक्वता थी। दूसरा जो है अधिगम वक्र। वक्र का मतलब सीधा सीधा समझ लीजिए टेढ़ा मेढ़ा, भाई वक्राकार। तो वक्र का मतलब जो है टेढ़ा मेढ़ा। तो ये अधिगम वक्र यानी टेढ़ा मेढ़ा ज्ञान कैसे या कैसे सीधा होगा। तो अध्यापक जो भी शिक्षा देता है वह उसका किसी न किसी रूप में परीक्षण अवश्य ही करना चाहता है। अध्यापक अधिगम को मापन करने का दिशा देना चाहता है। तो यह अधिगम वक्र क्या है? तो श्री राम बाबू गुप्त ने बताया कि सीखने की उन्नति एवं अवनति को प्रदर्शित करने वाली रेखा को सीखने की वक्र रेखा कहते हैं। जैसे हमने किसी बच्चे को कोई चीज बताया तो बताया तो उसमें कुछ उन्नत भी होती है, कुछ अवनत भी होती है। तो जैसे उन्नत हुई ऐसे बढ़ा, अवनत होगी नीचे आएगा, फिर उन्नत होगी ऐसे बढ़ेगा, यानी यह रेखा क्या होगी? टेढ़ी मेढ़ी बनेगी। और यह जो उन्नत और अवनत की रेखा बढ़ेगी वह वही अधिगम का वक्र कहलाए। श्री पीडी पाठक ने बताया यदि हम सीखने की गति को ग्राफ पेपर पर अंकित करें तो एक वक्र रेखा बन जाएगी और इसको ही अधिगम का वक्र कहते हैं। श्री सुरेश भटनागर ने अधिगम के वक्र से प्रत्येक व्यक्ति को इस बात की पूरी जानकारी रहती है कि किस व्यक्ति ने किस क्रिया को सीखने में किस प्रकार की प्रगति की है। अब जो है अधिगम वक्र के प्रकार, तो इसके अधिगम वक्र दो प्रकार का होता है। एक होता है ऋणात्मक उन्नत सूचक वक्र और दूसरा होता है धनात्मक उन्नति सूचक वक्र। तो ऋणात्मक क्या है? यानी अधिगम आरंभ करने के साथ ही सीखने की गति में गतिशीलता होती है या तीव्रता पाई जाती है। अभ्यास की गति क्रम में वृद्धि के साथ ही साथ सीखने में कुछ कमी या न्यूनता आने लगती है। और ग्राफ पेपर पर जिस समय इस प्रकार के चित्र को उपस्थित किया जाता है उसे ऋणात्मक उन्नति सूचक वक्र कहा जाता है। दूसरा है धनात्मक। तो धनात्मक उन्नत सूचक इस वक्र का प्रतीक माना जाता है और इस वक्र में विकास या उन्नत गति में न्यूनता पाई जाती है और स्नेह स्नेह अभ्यास के माध्यम से ये विकसित होता है। अब जो है अधिगम की विशेषताएं, तो अधिगम के जो पहली विशेषता वो है अधिगामायत अधिगम। यानी अधिगम की वक्र की गति इस प्रकार की होती है कि उसमें अनियमित उन्नत प्रकट होती है। उसमें प्रकट होने वाली अस्थिरता का कारण चाहे पाठ्यक्रम की कठिनाई हो, शिक्षण विधि का दूषित होना, वह वक्र में प्रकट हो ही जाता है। दूसरा है वक्र में पाठाप, यानी अधिगम प्रक्रिया या कार्य में एक इस प्रकार का समय आता है जबकि सीखने की गति में समानता सी प्रतीत होती है और इसका आभास होने लगता है कि प्रगति में एक स्थान पर आधार रुकावट सी आ गई है और इस अवस्था को पठार कहा जाता है। कार्यकरण संबंध है, शारीरिक क्षमता है। अगला जो है अधिगम वक्र प्रभावक तत्व। तो अधिगम वक्र को प्रभावक तत्व जो है वह है पूर्व ज्ञान के आधार पर नवीन ज्ञान की प्राप्ति एवं परिणाम की अस्पष्टता। दूसरा है अधिगम क्रिया की सूचना से ही वक्र प्रभावित होता है और एक तत्व के ज्ञान होने पर छात्र स्वतः ही क्रियाशील हो जाता है। जैसे बच्चे को
एक प्रश्न बताया और उसको बढ़िया से हल कर लिया, उसको जानकारी हुआ तो दूसरे करने के लिए स्वयं क्रियाशील हो जाता है। दूसरा भी कर लिया तो तीसरे के लिए क्रियाशील हो गया, अगर नहीं आया तो वहीं पर कुंठित हो जाता है। तीसरा है अधिगम क्रम या अधिगम प्रक्रिया सामान्यतः सरल से जटिल की ओर सूत्र के आधार पर की जाती है, इसलिए जो भी वक्र बनेगा वह प्रगति कारक ही बनाया जाएगा, क्योंकि सबसे पहले सरल चीजें बताई जाती है, सरल से जटिल की तरफ ले जाया जाता है। चौथा, अधिगम कार्य की सफलता एवं पूर्णता मापन एवं मूल्यांकन में सहयोग प्रदान करती है। पांचवा जो है, प्रयोजन में यदि कार्य कुशलता क्षमता के साथ उत्साह भी है तो वह वक्र उसे स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया जाएगा। तो ये आपका रहा अधिगम वक्र। तो अभी तक आपको हमने जानकारी दिया अधिगम परिपक्वता और दूसरा जानकारी दिया अधिगम वक्र, और तीसरी पॉइंट जो है वो है अधिगम के पाठार। तो अधिगम के पाठार क्या है? पाठार से तात्पर्य उस विशेष अवस्था से है जब बालक एक उद्देश्य को पूर्ण करके दूसरे कार्य को प्रारंभ करता है, और इन दोनों के मध्य अधिगम के कार्य को पाठार कहा जा सकता है। यानी बालक जो है एक उद्देश्य को पूर्ण करके और दूसरे उद्देश्य को करने के लिए प्रेरित हो जाए और इसके बीच वाली जो जगह बचती है उसे पाठार कहते हैं। तो अधिगम पाठार में, अधिगम पाठार के कारण क्या है? एक तो है शारीरिक सीमा, यानी बालक प्रारंभिक अवस्था में अधिगम की प्रक्रिया को विधिवत चलाता है और एक समय इस प्रकार का उपस्थित हो जाता है कि वह कुछ आलस्य या थकान का अनुभव करता है, और जहां आलस्य और थकान का वह अनुभव करता है, पाठार का निर्माण वहीं से शुरू हो जाता है। दूसरा है अधिगम की अनुचित विधि। श्री पीडी पाठक ने बताया कि पाठारों के कारण अनुचित विधि है। उंगलियों की सहायता, जैसे उंगलियों की सहायता से गिनती गिनवाना, इससे भी बच्चे में पाठार आ जाता है। लिखने में कलम को कसकर पकड़ना, प्रत्येक शब्द को रुक रुक कर पढ़ना, ये सभी विधियां क्या हैं? अनुचित हैं, और सीखने की प्रगति को रोककर ये क्या करती है? पाठार बना देती है। तीसरा है प्रेरणा का अभाव, यानी प्रायः यह पाया जाता है कि अध्यापक प्रेरणा या उत्सुकता प्रकट किए बिना ही अध्यापन कार्य करते हैं, इससे बालक रुचिपूर्ण ढंग से अध्ययन नहीं कर पाते, अतः बालक क्या हो जाते हैं? उदासीन होकर के थकान का अभ्यास करने लगते हैं, थकान का आभास करने लगते हैं, और जब थकान का आभास शुरू हो जाए वहीं से पाठार की संरचना होती है। चौथा है आदतों में प्रतिद्वंद। पुरानी एवं नवीन आदतों में इस प्रकार से संघर्ष होता है। चित्र बनाने वाला पुरानी आदत के अनुसार ही चित्र निर्माण करता है और नवीनता क्रम में वह रूप सजाता है। यही पूर्ण अभ्यास एवं नवीन कार्य में संघर्ष होता है। अभ्यास का अभाव, चुप। उसी तरह से कार्य की जटिलता, जटिल कार्य का एक पक्षीय अवधान, सामग्री का एकांगीपन और त्रुटियों का स्थानांतरण। जैसे अधिगम प्रक्रिया के क्रम में जब प्रारंभिक अवस्था में त्रुटि होती है और वही त्रुटि अधिगम क्रम में भी पाई जाती है या होती है, अथवा त्रुटि का स्थानांतरण होता है, तो यहीं पर क्या होता है? पाठार की रचना होती है। तो पाठार के यह आपका रचना हुआ। अब जो है, चूंकि किसी कारण से बच्चे में पाठार बन गया, अधिगम पाठार हो गया, तो उसका निराकरण का उपाय क्या है? तो इन पाठारों को दूर करने के लिए, जैसे देखिए थकान और आलस्य होता है तो क्या होता है? पाठार का निर्माण होता है। तो निराकरण क्या है? कि विश्राम की व्यवस्था दे दीजिए, यानी कुछ देर विश्राम करा दीजिए, वो पाठार खत्म हो जाएगा। यानी थकान और आलस्य खत्म, पाठार खत्म।
दूसरा है शिक्षण प्रक्रिया या विधि को संशोधित करके। तीसरा है अभिप्रेरणा को अभिप्रेरित करके। चौथा है पाठ्य सामग्री का विधिवत संगठन करके। पांचवा है कार्य प्रक्रिया को परिवर्तित करके। छठवां उपचारात्मक शिक्षण व्यवस्था देकर के। सातवां है अधिगम के लिए समुचित वातावरण उपस्थित करके। आठवां है शारीरिक सीमा में वृद्धि करके। नौवां बालकों में संवेगों को विकसित करके और बालकों में अधिगम की आदत को विकसित करके यह पठार को निराकरण किया जा सकता है। अब यहां पर चूंकि मैंने पहले आपको बता दिया था कि आज हम अधिगम परिपक्वता, अधिगम वक्र और अधिगम पठार के विषय में चर्चा करेंगे। तो हमने आपको अधिगम परिपक्वता, अधिगम वक्र और अधिगम पठार को बताया। अब आता है इन्हीं 3 टॉपिकों पर आपके प्रश्न जिनका उत्तर इसमें छुपा हुआ है। तो आपका पहला प्रश्न जो है वह है अधिगम परिपक्वता का अर्थ क्या है। तो आपको पहले ही बता दिया गया है अधिगम परिपक्वता का अर्थ यानी शिक्षा की समझ। दूसरा है अधिगम परिपक्वता का महत्व क्या है, तो समझ का विकास। तीसरा है अधिगम परिपक्वता क्यों आवश्यक है, तो ज्ञान की प्राप्ति के लिए। चौथा प्रश्न है अधिगम परिपक्वता का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है, तो यह है समझ का विकास। अगला प्रश्न आपका है अधिगम परिपक्वता का परिणाम क्या होता है, तो ये होता है समझ की बढ़ोतरी। अगला है अधिगम परिपक्वता का उदाहरण क्या है, जैसे विद्यार्थी का अभिप्राय, परीक्षा का नतीजा, अनुभव का सामर्थ्य, शिक्षक का समर्थन, इसमें से कौन सही है, तो ये है आपका अनुभव का सामर्थ्य। अगला प्रश्न है अधिगम परिपक्वता कैसे प्राप्त की जा सकती है, तो यह अधिगम परिपक्वता जो है अभ्यास और अनुभव से हो सकती है। आठवां प्रश्न आपका है अधिगम परिपक्वता का लाभ क्या है, तो अधिगम परिपक्वता का सबसे बड़ा लाभ है आत्मविश्वास का बढ़ना। अगला प्रश्न है आपका अधिगम परिपक्वता के लिए क्या आवश्यक है, तो यह है अभ्यास और संवाद। अगला है अधिगम परिपक्वता का सीधा अर्थ क्या है, तो यह है आपका समझ की बढ़ोतरी। अगला है अधिगम वक्र से प्रश्न। ये आपका कितने प्रश्न अधिगम परिपक्वता से थे, अब अगला प्रश्न जो है अधिगम वक्र से है। तो आपको अधिगम वक्र को बताया गया कि अधिगम वक्र का अर्थ क्या है, तो अधिगम वक्र का अर्थ है अस्पष्टता। दूसरा है अधिगम वक्र किसे कहते हैं, एक तो है ध्यान विशेषज्ञ को, शिक्षक को, विद्यार्थी को और वैज्ञानिक को। तो अधिगम वक्र जो है वह विद्यार्थी ही है। अगला प्रश्न आपका है अधिगम वक्र का सही उदाहरण क्या है, तो समझ की अभावशीलता। अगला है अधिगम वक्र के परिणाम क्या हो सकते हैं, तो यह है गलत समझ। अगला प्रश्न आपका है अधिगम वक्र का उपचार क्या है, तो अधिगम वक्र का उपचार है पुनः पाठ करना।
अगला है अधिगम वक्र का परिणाम क्या होता है। तो अधिगम वक्र गलत धारणा से ही होता है, इसका परिणाम यही होता है, गलत धारणा। अगला प्रश्न है अधिगम वक्र का सीधा अर्थ क्या है। तो अस्पष्टता। अधिगम वक्र के कारण क्या हो सकते हैं। तो अधिगम वक्र का कारण जो है वो है संशय। अगला प्रश्न है अधिगम वक्र के लिए क्या आवश्यक है। तो वो है समय और अभ्यास। अगला है अधिगम वक्र का परिणाम क्या हो सकता है। तो वो है गलत समझ। अब अगला प्रश्न अगला प्रश्न आपका अधिगम पाठार से है। तो अधिगम पाठार का मूल उद्देश्य क्या है। तो वह है विद्यार्थियों के अधिगम का संवर्धन। अगला है अधिगम के पाठार के किस चरण में छात्रों के विषय के प्रति रुचि पैदा होती है, यानी सुनना। अगला है अधिगम के पाठार के किस चरण में शिक्षक अध्ययन सामग्री को प्रस्तुत करते हैं। तो वो है अभियोजन। अगला है अधिगम के पाठार के चरण किसके माध्यम से परिपूर्ण होते हैं। तो ये होता है छात्र से होता है। अगला प्रश्न आपका अधिगम के पाठार के किस चरण में छात्रों को अस्थायित्व और ध्यान दोनों में सुधार होता है। तो वह है संवेदनशीलता। अगला है अधिगम के पाठार के किस चरण में छात्रों के प्रारंभिक धारणाओं को समझने का अवसर मिलता है। तो वो है अनुप्रयोग। अगला प्रश्न आपका है अधिगम के पाठार के किस चरण में छात्रों के अभियोजन और संग्रहण के लिए समर्थ किया जाता है। तो वो यहां भी है अनुप्रयोग। अगला है अधिगम के पाठार किस चरण में शिक्षार्थियों को स्वतंत्रता के साथ समस्याओं को समाधान करने का अवसर प्राप्त होता है। तो वो है संवेदनशीलता। अगला प्रश्न है आपका अधिगम के पाठार किस तत्व को विकसित करता है। तो ये है छात्रों का अभियांत्रित विचार। अगला है अधिगम के पाठार का महत्व क्या है। तो छात्रों को अनेक अधिगम में मदद करना, विद्यार्थियों को अध्ययन में अधिक रुचि लेने में सहायक है, विद्यार्थियों को स्थिरता और सामर्थ्य प्रदान करने में सहायक है। ये तीनों बातें सही हैं, इसलिए इसका उत्तर होगा सभी उपरोक्त। इस तरह से आपका आज के इस क्लास में 3 पॉइंट हमने बताया और इन तीनों पॉइंट पर 10-10 प्रश्नों का निर्माण किया और वह 10 प्रश्नों को आपके बीच में रखने का प्रयास किया। मैं उम्मीद करता हूं कि इससे आपको आने वाली परीक्षा में निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि यह चौथा पेपर है आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड लर्निंग। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड लर्निंग यह चौथा पेपर है। यह तीनों कोर्स के लिए HI, IDD जिसे MR भी कहते हैं और VI, तीनों कोर्स के लिए यही पेपर है। और इसमें से निश्चित रूप से आपको परीक्षा में प्रश्न आएंगे, तो इसकी तैयारी करेंगे और यह मैंने आपके बीच रखने का प्रयास किया। अगर इसमें कहीं कोई त्रुटि रह गई हो या कोई पॉइंट आपको समझ में न आया हो
तो कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजने का प्रयास करिएगा। मैं उसे पुनः आपके बीच में रखने का प्रयास करूंगा। और इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस क्लास को मैं यहीं पर विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।